नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। बच्चों, अपन बोर्ड जो एग्ज़ाम है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम है हाफ ईयरली और ईयरली, उसका वापस बिजनेस स्टडीज़ का व्यवसाय अध्ययन जो आपका चैप्टर है उसका अपन रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का सेशन चल रहा है। कल के क्लास में अपन ने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन किया था, इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा था। आज वापस अपन एक बार फर्स्ट चैप्टर का जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे और जो सेकंड चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका रिवीजन करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना है। क्लियर? और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जिस तरीके से आप पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं हो, अभी भी टाइम है, समझ जाइए। क्योंकि बच्चों सॉरी आपकी सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है। बच्चों एक बात याद रखना, आपकी जो सफलता है वो हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता के लिए कितने भूखे हैं। आप अपनी सफलता के लिए कितने भूखे हैं। ओके? क्योंकि एक शेर जब भूखा होता है, एक शेर जब भूखा होता है तब उसकी भागने की स्पीड डबल हो जाती है ना। जब वो भूखा होता है, जब उसको शिकार करना होता है, तब जो नॉर्मल एक तो भागता है, लेकिन जब उसको शिकार करना होता है तो उसकी स्पीड डबल हो जाती है ना। तो आपको भी अब अपनी स्पीड है, आपके सामने हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके बाद में 1-1.5 महीने बाद में वापस आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास में बिल्कुल ही कम टाइम बचा है। अब भी सीरियस हो जाइए, है ना। आपके लिए मैं जो स्पेशल क्लासेस चला रहा हूँ उसको आप टाइम पे देखिए। कुछ भी प्रॉब्लम है अभी तक, मतलब प्रॉब्लम नहीं बताते हो आप सिर्फ जबरदस्ती में ज्वाइन करवाता हूँ, आप ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब तक, मैं बार बार एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब तक आप में खुद में पढ़ने की भूख नहीं होगी तब तक कोई भी टीचर आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो सबसे पहले आप में पढ़ने की एक इच्छा होनी चाहिए। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी टीचर जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो बार बार मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अभी टाइम है, जाग जाइए, है ना। अगर आपको सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। चीज जिस चीज के लिए आप टाइम दे रहे हो, अपने परिवार वाले, आपके परिवार वाले टाइम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हो, आप भी डेली स्कूल जाते हो, तो अभी टाइम है आपके पास में। आपके जो बोर्ड एग्जाम है, बार बार मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? इसके बाद में कॉलेज में चले जाएंगे आप। तो ये आपका लास्ट साल है स्कूलिंग का, आपकी स्कूलिंग का लास्ट साल है। तो अभी से ये निश्चय कर लीजिए कि भाई हाँ, मुझे ये लास्ट जो साल है मेरा स्कूल का लास्ट साल है, उसमें मुझे ये टारगेट है मेरा, है ना। तो अभी से प्लानिंग के साथ में स्टडी को चालू कर दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछिए, हम आपके लिए एनी टाइम तैयार है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए एनी टाइम तैयार रहता हूँ, रेडी रहता हूँ। आप मुझे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताइए, भले पर्सनल मैसेज में बताइए, भले ग्रुप में बताइए। ओके? तो बच्चों शुरू करते हैं वापस आज का रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन में अपन ने कल फर्स्ट चैप्टर जो आपका नेचर एंड इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध की प्रकृति प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध की विशेषताएं या महत्व, उसके बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी एक बार वापस देख लेते हैं। और उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। और एग्जाम में हर चैप्टर में का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो प्रबंध के सिद्धांत है उसका अच्छा एक वेटेज है। ये समझने लायक टॉपिक है ना। जो समझने लायक टॉपिक है उन पे स्पेशली फोकस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलो, तो जल्दी जल्दी एक बार फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज कर लेते हैं। ओके? कल अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट के नेचर और इंपॉर्टेंस, है ना। उसमें मैंने बताया था कि इसकी शॉर्ट में अगर देखें तो उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलन प्रयोग क्या होता है, प्रबंध होता है। ओके? फिर अपन ने 3 जनों की परिभाषाएं देखी थी, प्रबंध की 3 परिभाषाएं देखी थी। कौन कौन सी? एक तो कुंटज की, एक ट्रेवली और न्यूपोर्ट की, और फिर क्रिटनर की। ये तीनों परिभाषा है। तीनों परिभाषाओं में एक कॉमन चीज देखी होगी आपने। ओके?
तो तीनों परिभाषाओं में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, क्या देखी होगी कि पर्यावरण क्या है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है, क्या करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है जिसमें क्या करते हैं, लोग समूह में काम करते हैं, फिर ये समूह में काम करके जो अपना लक्ष्य है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को प्रबंध बोला जाता है ना। तो अलग अलग ऑथर की ये तीन परिभाषा है, इन तीनों परिभाषाओं का आपको रटना है, समझना है, और एग्जाम में अगर प्रबंध के बारे में पूछा जाता है तो ये परिभाषाएं आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। मैं हमेशा बोलता हूं परिभाषाओं का एक अच्छा रोल होता है, अगर आप परिभाषा लिखते हो, इन ऑथर के नाम लिखते हो, तो एग्जामिनर उस पर ध्यान देता है कि हाँ बच्चे ने परिभाषा लिखी, मतलब अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है, तो वो उस हिसाब से नंबर देता है ना। तो एक फॉर्मेट होता है, पहले उसका अर्थ लिखो, है ना, फिर परिभाषा लिखो, फिर क्या पूछ रहा है, विशेषता पूछ रहा है तो विशेषता लिखो, महत्व पूछ रहा है तो महत्व लिखो, है ना। फिर महत्व में भी हेडिंग लगाओ अच्छी, फिर वापस 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स को वापस थोड़ी थोड़ी उनकी व्याख्या करो। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे अपना आंसर तो एग्जामिनर उसमें इंटरेस्ट लेगा, पढ़ेगा और उसमें इंटरेस्ट लेगा और फुल में से फुल मार्क्स देगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है अच्छे नंबर लाने की। ओके चलो, तो ये तीनों परिभाषाएं होगी, इनको अच्छे से देख लेना वापस। फिर इसके बाद में अपन ने बात की थी प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध की अवधारणा मतलब प्रबंध का अर्थ, ये कहां से आया प्रबंध, है ना। तो प्रभावी ढंग से कुशलता से कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया है ना। प्रबंध क्या है, उद्देश्यों को, जो अपने उद्देश्य टारगेट्स है, गोल्स है, उनको प्रभावी ढंग से और कुशलता से, प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया है। ओके, फिर इनके प्रक्रिया क्या होता है, प्रभावी ढंग से क्या होता है, कुशलता से, इनके बारे में पढ़ा था अपन ने। फिर कुशलता बनाम प्रभावपूर्णता, कुशलता और प्रभावपूर्णता, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में देखा था, है ना। इसका मेन सेंटर पॉइंट क्या होता है, कुशलता का लागत होता है, लेकिन प्रभावपूर्णता का मेन पॉइंट होता है समय। ओके, फिर आगे चलते हैं। फिर अपन ने प्रबंध की विशेषताओं के बारे में बताया था, मैंने प्रबंध की विशेषताओं के बारे में बताया था। पहली विशेषता है इसकी, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर ये सर्वव्यापी है, हर जगह उपलब्ध होती है। फिर प्रबंध क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है ना। ये कंटिन्यू चलने वाले प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, फिर इसके अलावा ये एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया मतलब ये एक जने का काम नहीं है, ये एक ग्रुप में लोग काम करते हैं इसमें, है ना। इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। फिर इट इज ए डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब गतिशील कार्य है, गतिशील मतलब ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता, प्रगति होती रहती इसमें। ओके, फिर यह एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति मतलब इट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल मतलब ये दिखता नहीं है लेकिन बहुत जरूरी होता है ना, ये अपने को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ओके, फिर मैंने अमूर्त और मूर्त शक्ति के बारे में बताया था। फिर अपन ने देखा था प्रबंध के उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। एक तो संगठन के लिए उद्देश्य होता है, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एक होता है एम्प्लॉयज या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। ये इन तीनों के प्रति क्या उद्देश्य होते हैं वो अपन ने देखे थे। फिर प्रबंध के महत्व क्या होता है, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो पहला इंपोर्टेंस क्या होता है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ये किसी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देता है, ये क्या करता है, सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है ना। ग्रुप के गोल होते हैं उनको। फिर प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ये हमेशा व्यक्तियों की काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाता है ना। ये गतिशील संगठन का निर्माण करता है, क्या करता है, गतिशील संगठन। गतिशील क्या होता है, जो हमेशा आगे आगे बढ़ता रहता है। ओके, फिर प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। भाई सब सामूहिक लक्ष्यों में तो है ही हेल्पफुल, लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक है। और उसके अलावा प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है, ये क्या करता है, समाज में विकास करता है। ओके चलो फिर आगे बात करते हैं प्रबंध की प्रकृति, नेचर क्या होता है। तो अब मैंने बताया था, एक तो इसको आर्ट के रूप में देखते हैं, एक इसको साइंस के रूप में देखते हैं, और एक प्रोफेशन के रूप में देखते हैं, पैसे के रूप में, विज्ञान के रूप में और कला के रूप में।
ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो जब बात करेंगे कला की तो इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, सैद्धांतिक ज्ञान होता है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग होता है, व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित होता है। लेकिन जब विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होगा। साइंस क्या होती है, सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। और फिर ये किस पे बेस्ड होती है, ये अलग अलग परीक्षण या एक्सपेरिमेंटेशन है ना, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है ना। और इसकी वैलिडिटी क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। जब पैसे के बारे में बात करेंगे तो भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है, अवरोधित प्रवेश है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो आपको अच्छी पढ़ाई या आपके पास में डिग्री होना जरूरी है। ओके, फिर नैतिक आचार संहिता हो गया, सेवा उद्देश्य हो गया। ओके, फिर प्रबंध के 3 स्तर के बारे में बात की थी। सबसे ऊपर होता है हायर या टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है। ओके, फिर सबसे नीचे कौन होते हैं, वर्कर होते हैं। ओके, और सबसे ऊपर इधर कौन होते हैं, ऑनर्स होते हैं। ओके, ये बताया था मैंने पूरा डिटेल में कि उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है, मध्य स्तरीय क्या होता है और परिचालन प्रबंध क्या होता है। फिर आगे बात करते हैं प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ये 5 फंक्शंस होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना। ये आपके आगे चैप्टर भी है 5, तो इनको अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए, इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। क्लियर, तो ये 5 मैनेजमेंट के फंक्शन हो गए। फिर आगे बात करते फिर आगे है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अर्थ क्या होता है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं, समन्वय क्या होता है। तो मैंने एक चीज बताई थी, समन्वय प्रबंध का सार है। ये क्या है, दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, क्या होता है, ये प्रबंध का सार होता है। ये प्रबंध के जो अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग कार्य में क्या करता है, ये तालमेल बैठाता है, सामंजस्य बैठाता है ना। ठीक है, ये व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा, इंडिविजुअल एफर्ट द्वारा क्या करता है, ये जो ग्रुप के गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में मदद करता है ना। ओके, आगे देखो, फिर अलग अलग बात करते हैं समन्वय। नियोजन में भी समन्वय होता है, संगठन में भी समन्वय होता है, नियुक्तिकरण करते हैं उसमें भी समन्वय होता है, निर्देशन में होता है और नियंत्रण में। मतलब प्रबंध के जो 5 काम है, हर में कौन होता है, समन्वय इंक्लूड होता है। फिर आगे बात करते हैं समन्वय की प्रकृति के बारे में, है ना। समन्वय की प्रकृति कैसे होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो पहली इसकी प्रकृति है, समन्वय सामूहिक कार्यों को एकात्मकता लाता है। सामूहिक जो कार्य होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ओके, जो सामूहिक कार्य होते हैं ना, उनमें क्या करता है, ये इंटीग्रिटी लाता है। इंटीग्रिटी मतलब इनको एकजुट करके रखता है। फिर दूसरा है समन्वय कार्रवाई में एकता लाता है। क्या करता है, जो कार्रवाई है ना, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। ये क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शंस लाता है। और समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, कंटिन्यू चलेगा। फिर सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय क्या है, सभी प्रबंधकों का ये उत्तरदायित्व है, ड्यूटी है कि भाई हर व्यक्तियों में तालमेल, हर क्रियाओं में तालमेल बैठा के काम करे, है ना। फिर समन्वय सर्वव्यापी कार्य है ना, इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। सब जगह व्यापक ये होता है, सर्वव्यापी होता है। समन्वय सोचा समझा कार्य है। क्या है भाई ये, इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब भाई सब जगह आपको पता है अच्छे से काम करवाना, तो समन्वय रखना जरूरी है हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में। ओके, आगे बात करते हैं समन्वय के महत्व। समन्वय के महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें, पहला इंपॉर्टेंस, संगठन का आकार। संगठन का आकार है ना, तो सभी व्यक्तियों के अपने लक्ष्य है। सभी व्यक्तियों के क्या होते हैं भाई, अपने लक्ष्य होते हैं। संगठन के लक्ष्यों की तुलना में उनके लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। समन्वय विभागीय और संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ कर्मचारियों के लक्ष्यों को एकीकृत करने में सहायता करता है। भाई संगठन क्या है, समन्वय क्या करता है, ये विभाग के या संगठन के लक्ष्यों के साथ में, इनको तो ध्यान में रखते ही है, इसके अलावा कर्मचारियों के जो खुद के लक्ष्य होते हैं उनको एक करके रखता है। मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। फिर कार्यात्मक विभेदीकरण। कार्यात्मक विभेदीकरण मतलब फंक्शनल डिफरेंशिएट्स। ये इसमें क्या होता है, संस्था के विभिन्न विभाग अपने अपने हितों को अधिक महत्व दे सकते हैं। क्या करते हैं भाई, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, वो क्या करते हैं, अपने अपने जो टारगेट्स है, हित है, उनको ज्यादा महत्व देते हैं। ओके, जिससे संगठन में मतभेद उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों,
मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में संस्था के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करके ही संस्था के हितों को प्राप्त किया जा सकता है। भाई आप अगर हर डिपार्टमेंट अपने अपने टारगेट पे ही ध्यान देगा, है ना, तो क्या होगी, खींचतान होगी। खींचतान बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होती है ना, और असंतोष उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। ओके, फिर होता है स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। ये क्या होता है भाई, देखो आधुनिक संगठन में विशिष्टीकरण का लाभ उठाने के लिए एक मुख्य गतिविधि को विभिन्न उप गतिविधियों में विभाजित किया जाता है और अलग अलग व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न लोगों द्वारा की जा रही गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनके बीच समन्वय स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। भाई हर व्यक्ति का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, तो क्या होगा, मतभेद जरूर होगा, लेकिन समन्वय के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उनमें तालमेल बैठा के रख सकते हैं। ओके भाई, यहाँ ये क्या हो गया, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया भाई, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन जल्दी जल्दी अपन ने देख लिया। ओके, चलो अब आज का अपना टॉपिक है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है अब आज का, वो क्या है, प्रबंध के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स होते क्या है ना। हाँ भाई, ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिद्धांत होते क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो सिद्धांत की अगर बात करेंगे, है ना, तो ये सिंपल भाषा में ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, प्रबंधकों के मार्गदर्शक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक बेसिक गाइडलाइन का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक गाइड का काम करते हैं डिसीजन मेकिंग में, है ना। मैनेजर की डिसीजन मेकिंग में ये क्या काम करते हैं, ये गाइड का काम करते हैं, है ना। चलो, तो क्या होते हैं सिद्धांत, सिद्धांत क्या होते हैं भाई, ये प्रबंधकों के मार्गदर्शक होते हैं, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, गाइड करते हैं, गाइड का काम करते हैं, एक रास्ता बताते हैं, है ना। चलो अब आगे बात करें, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले सिद्धांत के बारे में समझ लिया, ये क्या होते हैं, इट इज अ गाइड ऑफ मैनेजर्स, है ना। ये क्या होते हैं, मैनेजर्स के गाइड का काम करते हैं, गाइडलाइन का काम करते हैं ना। अब इनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर्स क्या होते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, सर्व प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सर्व प्रयुक्त होते हैं। इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह इनको काम में लेते हैं, क्योंकि इन्हें सभी प्रकार के संगठनों में आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सर्व प्रयुक्त होते हैं, हर जगह काम में आने वाले होते हैं। इसके अलावा सामान्य मार्गदर्शन, इसका क्या मतलब हुआ, जनरल गाइडलाइंस। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के निर्णय लेने और व्यवहार के लिए व्यापक और सामान्य दिशा निर्देश है। क्या है भाई, ये सामान्य दिशा निर्देश है। क्या है भाई, ये सामान्य दिशा निर्देश है, यानी वे प्रबंध के अभ्यास का मार्गदर्शन करते हैं, परंतु ये सभी प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान नहीं बताते। एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताएंगे ये। ओके, ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, ये सिर्फ आपको गाइड का काम करेंगे। इनको अपनाना है नहीं अपनाना है, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ओके, क्योंकि वास्तविक व्यवसाय स्थिति जटिल और गतिशील होती है। मतलब एक्चुअल की जो कंडीशंस होती है, एनवायरमेंट होता है, वो क्या होता है, गतिशील और जटिल, कॉम्प्लेक्स होता है और चेंजेबल होता है, गतिशील होता है, दिनों दिन चेंज होता रहता है ना। फिर व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित होते हैं। जो सिद्धांत है वो कैसे निर्मित होंगे, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। एक्सपेरिमेंट के द्वारा और व्यवहार के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा इनको बनाया जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों को अनुभव, किसके द्वारा भाई, अनुभव द्वारा, बुद्धि चातुर्य द्वारा और शोध के आधार पर निर्मित किया जाता है। क्लियर, आगे बात करें, इन ये कैसे होते हैं, लोच होती है इनमें, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, जैसे जिन्हें परिस्थितियों की मांग के अनुसार सुधारा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जिन्हें परिस्थितियों की मांग के अनुसार सुधारा जा सकता है। ओके, मतलब इनमें चेंजेज पॉसिबल है, चेंजेज किए जा सकते हैं समय की मांग के अनुसार। ओके, फिर आगे बात करते हैं, मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं। क्या होते हैं भाई, मेनली बिहेवियरल होते हैं। मुख्यतः कैसे होते हैं, ये व्यवहारिक होते हैं। इनकी प्रकृति मुख्य रूप से व्यवहारिक होती है, क्योंकि इनका
उद्देश्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है। क्या होता है भाई इनका उद्देश्य? मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना। सिद्धांत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच में पारस्परिक, क्या होता है भाई ये मानवीय है ना और भौतिक संसाधन, इनके बीच में क्या करते हैं? पारस्परिक संबंध को भली भांति समझने में सहायता करते हैं। ओके, फिर अगला लास्ट है कारण और परिणाम में संबंध, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कारण और परिणाम, कोज एंड इफेक्ट्स, उनमें क्या करते हैं? ये रिलेशन संबंध स्थापित करते हैं जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। यह हमें बताते हैं कि यदि किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया गया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। भाई किस सिद्धांत को किस सिचुएशन में यूज किया है ना, और उसके परिणाम क्या निकले थे, वो अपन पीछे की जो केस है ना उनसे सीख सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो आगे चले। तो ये क्या हो गया? ये प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति होगी है ना, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे बात करते हैं इनके सिग्निफिकेंस है ना, इसको महत्व को क्या बोल सकते हैं? इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं या सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं और या फिर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना। तो सबसे पहला महत्व क्या है भाई? पहला महत्व है प्रबंध को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध को क्या करना? उपयोगी जो वास्तविकता का सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। मैनेजर्स को क्या करना भाई? यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, भाई वास्तविकता की जानकारी देना। प्रबंधक होते हैं ना उनको वास्तविकता के भाई ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो वास्तविकता की जानकारी कौन देते हैं? प्रबंध के सिद्धांत देते हैं। ओके, अब देखो इन सिद्धांतों को अपनाने से प्रबंधकों के प्रबंध की स्थिति और स्थितियों के संबंध में ज्ञान, क्षमता और समझ में वृद्धि होती है ना। क्या होती है भाई? प्रबंधकों की ज्ञान, क्षमता और समझ में वृद्धि होगी। इससे प्रबंधक अपनी पिछली भूलों से कुछ सीखेगा। क्या करेगा? पास्ट में कोई डिसीजन थे वो गलत हो गए थे, उससे वो कुछ सीखेगा और बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं का तेजी से क्या करेगा? बार बार जो समस्या आ रही हो उनका तेजी से हल कर समय की बचत करेगा। इस प्रकार के प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध क्षमता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं ये प्रबंध के सिद्धांत? प्रबंधकों की क्षमता में, स्किल्स में वृद्धि करते हैं। ओके, फिर दूसरा है भाई संसाधनों का अधिकतम उपयोग। क्या करना? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना और क्या करना? प्रभावी प्रशासन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सिद्धांत की सहायता से, इन सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधक अपने निर्णयों और कार्यों में कारण और परिणाम के संबंध का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ओके, और प्रबंध के सिद्धांत मानवीय और भौतिक संसाधनों में, बार बार ये चीज आ रही है, मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय प्रदान करते हुए इनका अनुकूलतम उपयोग संभव बनाते हैं। ओके, आगे देखो वैज्ञानिक निर्णय, ये कैसे होते हैं? वैज्ञानिक डिसीजंस होते हैं, ये साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, ये बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं। ओके, तो प्रबंध के जिन निर्णयों को सिद्धांतों के आधार पर लिया जाता है वह व्यक्तिगत द्वेष भावना, देखो ये क्या होते हैं भाई? व्यक्तिगत द्वेष भावना और पक्षपात से मुक्त होते हैं। साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? पक्षपात, उसके अगर साइंस का कोई फैक्ट्स है उनमें ना तो कोई ऊंच नीच होती है ना भेदभाव होता है ना, तो ये क्या करते हैं? व्यक्तिगत द्वेष भावना और पक्षपात से मुक्त होते हैं और यह स्थिति के तर्क संगत मूल्यांकन पर आधारित होता है। परिस्थिति की क्या करते हैं? ये तर्क संगत मूल्यांकन करते हैं। ओके, चलो आगे, बदलते पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या करते हैं भाई? बदलता जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, चेंजिंग एनवायरमेंट है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कौन करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ओके, प्रबंध के सिद्धांत प्रभावपूर्ण नेतृत्व द्वारा तकनीकी परिवर्तनों को अपना में, देखो प्रभावपूर्ण नेतृत्व द्वारा तकनीकी परिवर्तनों को है ना, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अपनाने में सहायक होते हैं। फिर अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। ये पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए तभी आप इनको लिख पाओगे है ना। सामाजिक उत्तरदायित्व, अगर आप सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करोगे? सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रहे हो, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, प्रबंध के सिद्धांत व्यवहारिक उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं भाई? व्यवसायिक उद्देश्यों के साथ साथ में सामाजिक उत्तरदायित्व,
मेन इंपॉर्टेंट होता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी को भी आपको साथ साथ में पूरा करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए प्रबंध के सिद्धांत श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। ओके, आधुनिक समय में ये सिद्धांत सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होते हैं। किस पे होते हैं भाई? जो सिद्धांत होते हैं प्रबंध के, वो हर प्रकार के व्यवसाय पर लागू होते हैं। और इसके अलावा प्रबंधकीय प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना। इसमें मैंने बताया था आपको एमबीए के बारे में। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विषय के ज्ञान का मूल आधार होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रबंध का जो आपका सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, उसका क्या होता है? बेस होता है, मूल आधार होता है, ज्ञान का मूल आधार होता है। इनका उपयोग प्रबंध के प्रशिक्षण, मैनेजमेंट का जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण, एजुकेशन और रिसर्च, है ना, के आधार पर किया जाता है। ये सिद्धांत ऐसे ही नहीं बनते हैं, प्रशिक्षण द्वारा, शिक्षा द्वारा और अनुसंधान द्वारा बनाए जाते हैं। पेशेवर विषय जैसे कि एमबीए, प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं एमबीए, ठीक है, बीबीए में भी प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम के भाग के रूप में इन सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है ना। जब आप हायर स्टडीज करोगे तब भी इन सिद्धांतों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो, ये तो हो गया भाई प्रबंध की क्या प्रकृति होती है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या होती है, उनके महत्व क्या होते हैं, इंपोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हो गया। अब बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांत किस किस ने दिए थे, है ना। प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से ऑथर ने दिए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो जब बात करेंगे अपन प्रबंध के सिद्धांतों की, तो सबसे पहले आपके सामने नाम आएगा हेनरी फयोल। सबसे पहले आपके सामने नाम क्या आएगा बच्चों? हेनरी फयोल। तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं ना। तो इनका जीवन 1841 से 1925 तक इनका जो लाइफ सर्कल था, इनकी लाइफ कब से थी? 1841 से लेके 1925 तक ये जीवित रहे थे। ओके, फिर इनका प्रोफेशन क्या था? मतलब ये काम क्या करते थे? ये माइनिंग इंजीनियर थे, खनन इंजीनियरिंग। क्या थे बच्चों? ये माइनिंग ये क्या थे? माइनिंग इंजीनियर थे, है ना। और प्रबंध विषय का सिद्धांतकार क्या थे? और मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उसके सिद्धांतकार थे, है ना। और नागरिक कहां थे? के थे ये? फ्रांस के नागरिक थे। इसके अलावा शिक्षा, एजुकेशन क्या होती है? 1880 में सेंट एंटोनी में माइनिंग एकेडमी में स्नातक किया था। एक कॉलेज थी, वहां पे इन्होंने क्या किया था? ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। ओके, फिर पद कैंपेनी डी कैंपेरिटी फॉर QD KG बिल्ले खनन की कंपनी की स्थापना की, है ना। एक ये कंपनी थी, इसकी स्थापना की, तथा 1888 में इसके प्रबंध निदेशक बने। इसके क्या बने? इसके MD बने, या इनको क्या बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर बने, है ना। एक कंपनी की स्थापना की और 1888 में इसके क्या बने? मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और 1918 तक, मृत्यु से लगभग 7 साल पहले तक ये क्या थे? इस पद पे रहे थे, मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे कंटिन्यू रहे थे। कितने साल? 12 और 18, लगभग 30 साल तक इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे। ओके, फिर लेखन, मतलब इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी। कौन कौन सी? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री के एड जनरली, है ना, ये लिखी थी, जो कि 1949 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के शीर्षक से अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, है ना। मृत्यु के बाद में 1949 में प्रकाशित हुई थी अंग्रेजी लैंग्वेज में, है ना। पहले फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने ये लिखी थी, फिर अंग्रेजी लैंग्वेज में। इसका हेडिंग क्या थी? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक शीर्षक में अंग्रेजी में इसको रूपांतरित किया। इसे क्लासिकल प्रबंध विषय का आधारभूत कार्य माना जाता है, क्लासिकल मैनेजमेंट का जो आधारभूत कार्य माना जाता है। फिर योगदान क्या दिया था इन्होंने? मुख्यतः 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए थे बच्चों? हेनरी फयोल ने दिए थे। हेनरी फयोल मतलब 14, 1841। इन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिन्हें प्रशासकीय प्रकृति का माना जाता है ना। जिन्हें किस प्रकृति का माना जाता है? प्रशासकीय प्रकृति का, जिसमें उच्च प्रबंध और दूसरे प्रबंधकों के आचरण का उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर दृष्टि से देखना। ओके, आगे भी समझ में। तो ये अपन ने देखा हेनरी फयोल के लाइफ के बारे में, इन्होंने क्या क्या चीजें की थी, कौन कौन सी योगदान दिए थे। ओके, अब बात करते हैं वापस हेनरी फयोल की 14 प्रिंसिपल्स के बारे में,
14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल। ओके, चलो, तो फयोल के प्रबंध के सिद्धांत, फयोल के प्रबंध के सिद्धांत है ना, उनके प्रबंध के 14 सिद्धांत नीचे है ना। टोटल कितने दिए थे इन्होंने, याद रखना, हेनरी फयोल ने कितने दिए थे भाई, 14 सिद्धांत दिए थे। ओके, इनको आप मतलब लाइन में इनको याद करना है, पूरा रटना है, इनमें से बार बार पूछा जाएगा, या तो इन 14 में से छोटे छोटे अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो एक या दो के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि भाई हेनरी फयोल के प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 14 किसने दिए थे, हेनरी फयोल मतलब 14 और FW टेलर वो अपन बाद में देखेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहला सिद्धांत था इनका डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, कार्य का क्या करना भाई, विभाजन करना है ना। कार्य का विभाजन, विभाजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन करना। डिवीजन मतलब कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर व्यक्तियों को उनकी योग्यता, क्षमता और अनुभव के आधार पर सौंप दिया जाता है। आगे समझ में, तो क्या किया जाता है, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना, फिर व्यक्तियों की योग्यता, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार और उनके अनुभव के अनुसार उनको कार्यों को उनको बांट देना। ओके, बार बार एक ही कार्यों को करने से कर्मचारी उनमें विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं। भाई बार बार एक ही काम करेंगे एम्प्लॉयज, है ना, तो उसमें क्या होंगे, वो ट्रेंड हो जाएंगे, है ना। परिणाम स्वरूप उनकी कार्य क्षमता और कुशलता बढ़ती है ना। कंटिन्यू एक ही काम करेंगे तो उनकी क्या बढ़ेगी, कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि होगी। ओके, फिर अगला है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अगला क्या पॉइंट है भाई, अगला सिद्धांत है सेकंड प्रिंसिपल, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोगों को कार्य दे रहे हो, लोगों को कार्य सौंप रहे हो, तो उनको काम करने के लिए कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे और उनके कुछ उत्तरदायित्व भी डिसाइड करने पड़ेंगे, है ना। ऐसे सीरीज में याद रखना है, पहले कार्यों को विभाजित कर दिया, लोगों को सौंप दिया, फिर उनको उनके लिए अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना पड़ेगा, है ना। अधिकार का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति। अधिकार का क्या मतलब होता है भाई, निर्णय लेने की शक्ति। और उत्तरदायित्व का अर्थ होता है समय पर सौंपे गए कार्य को पूरा करना, है ना। अधिकार क्या होता है, निर्णय लेने की शक्ति, अपने डिसीजन लेने की जो राइट्स होते हैं। और उत्तरदायित्व का मतलब होता है भाई जो काम आपको सौंपा गया है उसको टाइम पे पूरा करना। ओके, चलो। अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व एक कार्यकारी को उनके कर्तव्य को निर्वहन करने में कम दिलचस्पी दिखाते हैं ना। भाई आपने लोगों को काम तो बांट दिया लेकिन उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया, निर्णय लेने का पावर ही नहीं दिया, तो वो बार बार उनमें क्या होगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, काम करने में क्या करेंगे, दिलचस्पी नहीं बताएंगे ना। इसी तरह उत्तरदायित्व सौंपे बिना अधिकार देना उन्हें अहंकारी बना देता। भाई आपने उनको टाइमलाइन नहीं दिया, कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया और सिर्फ अधिकार दे दिए, तो वो क्या हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे फिर। ओके, तो सत्ता का जो दुरुपयोग का डर रहता है, अपने पद के दुरुपयोग का डर बना रहता है। ओके, जब अपन कार्य का विभाजित कर लेंगे, है ना, ऐसे यूं याद रखना, सबसे पहले भाई कार्य का विभाजन करना, फिर कार्य को विभाजित करके उनके अनुसार लोगों को अपने अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना, है ना। फिर जब उत्तरदायित्व सौंपोगे तो उसके साथ में एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, अनुशासन, कि भाई काम भी बांट दिया अपन ने, अनुशासन मतलब उनके उत्तरदायित्व भी बता दिए, अधिकार भी बता दिए, अब वो डिसिप्लिन के साथ में वो काम कर रहे या नहीं कर रहे, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ आप ऐसे फ्री नहीं हो सकते हो कि भाई हाँ ठीक है ये काम हो गया, ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको उनको डिसिप्लिन के साथ में वो काम कर रहे नहीं कर रहे, ये फीडबैक भी लेनी जरूरी होती है ना। चलो, तो डिसिप्लिन, अगला क्या हो गया भाई, अधिकार दे दिया, फिर डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे या नहीं कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुशासन से अभिप्राय संगठन के कार्य करने के लिए आवश्यक नियम होते हैं, आवश्यक नियम और नौकरी की शर्तों का पालन करने से। भाई आपने किसी को नौकरी पे तो लगा दिया, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भाई वो शर्तों को मान रहा है या नहीं मान रहा है। आपका जो ऑफिस के रूल्स है, इस टाइम से इस टाइम पे ऑफिस में रहना, ये ड्रेस पहननी, आपको आईडी कार्ड लगाना, इस ड्रेस में, इस टाइप के ड्रेस में आना, ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अनुशासन के लिए सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षक, सभी स्तरों पे क्या होने चाहिए, सुपरवाइजर होने चाहिए। उचित एवं स्पष्ट नियमों एवं दंड की उचित उपयोग की आवश्यकता होती है। भाई मानोगे, नियम, स्पष्ट नियम होने चाहिए, अगर नहीं मान रहे तो साथ में पेनल्टी, दंड की, पनिशमेंट की भी उचित आवश्यकता होती है। ओके,
फिर देखो अनुशासन बता दिया, अधिकार दे दिया, उत्तरदायित्व दे दिया, कार्य का विभाजन कर दिया, फिर अनुशासन के बारे में बता दिया भाई ये शर्तें आपको माननी जरूरी है। फिर आगे जब चलेंगे तो आदेश की एकता, आगे जब चलेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आदेश की एकता। मतलब भाई अपन तो अपना काम ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जो अपन को आदेश मिल रहे हैं यूं नहीं होना चाहिए कि भाई जो आ रहा वो आपको आदेश देता जा रहा है ना, ये आ रहा वो भी आपको ऑर्डर दे रहा, वो आ रहा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज डिस्टर्ब होंगे। तो आदेश की भी एकता होनी चाहिए। ओके, आदेश की एकता होनी चाहिए। देखो ये क्या होता है, आदेश की एकता, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। ओके, तो आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ एक्शंस, इसमें क्या होता है, आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से निर्देश, क्या था, एक ही अधिकारी से आदेश लेना चाहिए और उसी के प्रति उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। भाई ऑर्डर भी एक जना देगा और अपन रिपोर्टिंग भी एक जने से करवाएंगे, जिससे कि अनुशासन और स्थायित्व बनाए जा सके, है ना, अनुशासन और स्थायित्व, है ना, ये बनाए जा सके। तो आदेश कैसे होना चाहिए, एक व्यक्ति से ही मिलना चाहिए। ओके, फिर निर्देश की एकता, ठीक है, आदेश, आदेश मतलब अपने सीनियर से अपन को आदेश मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, फिर अपन किसी को निर्देश दे रहे हैं, है ना, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, क्या होता है भाई, आदेश एक जने से मिल रहे हैं और अपन एक ही ग्रुप को आदेश दे रहे हैं। अपन यूं नहीं है कि अपन बॉस है तो अपन हर व्यक्ति को जाके ज्ञान देने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, तो आदेश की एकता, निर्देश की एकता, तो देखो 5 एक साथ में याद हो गए। पहले काम को अपन ने डिवाइड कर लिया, कार्य का विभाजन कर लिया, फिर उनके अनुसार, कार्यों के विभाजन के अनुसार उनको अपने अधिकार और उत्तरदायित्व बता दिए, है ना। फिर ये बताने के बाद में एक डिसिप्लिन जरूरी है, क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन, अनुशासन में काम करने चाहिए। फिर आदेश एक जने से मिलने चाहिए और अपन अगर बॉस है तो निर्देश भी, उसमें भी क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ठीक है, संगठन को सभी इकाइयों को समन्वित और केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। गतिविधियों के प्रत्येक समूह के जिनसे उद्देश्य समान है उनका एक ही अध्यक्ष, एक ही योजना होनी चाहिए। भाई जिनका प्रत्येक समूह है ना, जिनके उद्देश्य समान होते हैं, जिनके समान उद्देश्य होते हैं ना, उनका एक ही अध्यक्ष होना चाहिए, लीडर एक ही होना चाहिए, है ना, और एक ही योजना होनी चाहिए। यह कार्रवाई की एकता और सहयोग को सुनिश्चित करेगा। आगे भाई समझ में, आदेश भी एक जने से मिलने चाहिए और अपने निर्देश है वो भी सेम जो ग्रुप है उनको देने चाहिए। ओके, चलो अगला है भाई, तो 5 याद हो गए आपको, काम को बांट दिया, फिर अनुशासन मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व बता दिए, फिर अनुशासन बता दिया, फिर आदेश की एकता और निर्देश की एकता, ये 5 याद हो गए। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गए, अब इनको अलग याद रखना। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना, सामूहिक हित। अब आगे बात आती है कि भाई सब चीज हो गई, आदेश की एकता भी हो गई, निर्देश की एकता भी हो गई। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखनी, अपने जो पर्सनल हित है, व्यक्तिगत हित है, उनसे ऊपर कौन से हित होने चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के हित है, वो हमेशा क्या होने चाहिए, सर्वोपरि होने चाहिए, है ना। तो सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, जहां पे बात आती है कि भाई समूह के या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कोई हित है वो प्रभावित हो रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने हित है, अपना कुछ इच्छा है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको समर्पण करना पड़ेगा। आगे समझ में भाई, तो सामूहिक हित जो मतलब कंपनी के हितों के लिए अपने हितों की क्या करनी पड़ेगी, आपको बलि देनी पड़ेगी, उनको छोड़ना पड़ेगा। आगे समझ में। फिर कर्मचारियों को प्रतिफल, भाई काम कर रहे हैं, सब कर रहे हो आप, देखो अपने हितों को छोड़ दिया कंपनी के हित के लिए, अब भाई आदेश की एकता हो गई, सब अधिकार दे दिए, सब चीजें दे दी आपको, लेकिन अगर सैलरी नहीं दे रहे, है ना, क्या नहीं दे रहे, अगर सैलरी नहीं दे रहे, प्रतिफल ही नहीं दे रहे, तो काम करोगे क्या आप, है ना। ऐसे क्रम में याद रखोगे, है ना। वो आ गया था, उसके बाद में अपने हितों से समूह के जो कंपनी के हित उनको उनके लिए समर्पण करना, और उसके अलावा कर्मचारियों को प्रतिफल देना। भाई सैलरी, प्रतिफल का मतलब एक वर्ड आता है सैलरी, है ना, और अगर सैलरी मिल जाएगी तो फिर किसके बारे में सोचेंगे, बोनस के बारे में, है ना, बोनस के बारे में या इंक्रीमेंट के बारे में। सबसे पहला आपका प्रतिफल क्या होता है, सैलरी, तनख्वाह होती है। ठीक है, चलो कर्मचारियों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि कम से कम
उनका जीवन स्तर तर्क संगत हो सके, मतलब कम से कम इतनी सैलरी, एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। अच्छी सैलरी का मतलब ये अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके, है ना। लेकिन साथ ही यह कंपनी की भुगतान क्षमता की सीमाओं में होनी चाहिए। यूं नहीं है कि भाई आपकी कंपनी की इतनी वो है ही नहीं, मतलब औकात ही नहीं है, या क्या बोलते हैं उनकी क्षमता नहीं है अगर ज्यादा सैलरी देने की। लेकिन आप किसी मैनेजर को 1 लाख दे रहे हो, किसी को 2 लाख सैलरी दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी कंपनी की सीमाओं में उनकी प्रतिफल या उनकी सैलरी डिसाइड होनी चाहिए, है ना। चलो, लेकिन साथ ही ये कंपनी की भुगतान क्षमता की सीमाओं में होनी चाहिए। इससे अनुकूल वातावरण बनेगा, है ना। भाई सब में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अनुकूल वातावरण बनेगा और कर्मचारियों तथा प्रबंध के बीच संबंध में सुमधुर रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। ओके, फिर अगला इंपॉर्टेंट, भाई प्रतिफल मिल गया। अब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, अभी मैंने बताया था भाई अधिकार देने पड़ेंगे, उत्तरदायित्व तो बताने पड़ेंगे। तो अब आगे बात आएगी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। एक मैंने बताया था, आपको याद होगा तो, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो इस तरीके से समझेंगे, है ना। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अगर हर डिपार्टमेंट के डिसीजन लेने का पावर एक व्यक्ति के पास है, हर डिपार्टमेंट भाई देखो, हर डिपार्टमेंट का डिसीजन लेने के पावर किसी एक व्यक्ति के पास है, तो उसको बोलेंगे केंद्रीकरण। क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा केंद्रीकरण। आगे समझ में, ये केंद्र है, हर डिसीजन किसकी तरफ आ रहा है, केंद्र की तरफ, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या होगा, इसका बोझ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये स्मार्ट है, स्मार्ट मैनेजर है, ये स्मार्ट ओनर है। ये क्या कर रहा है, अपने अधिकारों को लोगों में बांट रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, ये अपने अधिकारों को क्या कर रहा है, लोगों में डिवाइड कर रहा है कि भाई ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे। यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि भाई सब काम मैं ही करूंगा। क्या करूंगा, इसका काम भी मैं करूंगा, इसका काम भी मैं करूंगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है, अपने कामों को बांट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। क्या हो गया भाई ये है केंद्रीकरण और ये है विकेंद्रीकरण। आ गया समझ में चलो, ये चीज आप लॉजिक याद रखना, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ओके, केंद्रीकरण के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा, जो उच्च प्रबंधक है, जो एक प्रबंधक है वो लेगा। लेकिन जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर तक फैला होता है, मतलब हर स्तर तक निर्णय लेने का अधिकार फैला होता है। ओके जी, इनके बीच उचित संतुलन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन पूर्णतः केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण नहीं हो सकता है। भाई संतुलन होना चाहिए, आधे निर्णय मैनेजर लेंगे, आधे एम्प्लॉय से पूछेंगे, उनका भी डिसीजन पूछेंगे। ओके, चलो फिर अगला पॉइंट है सोपान श्रृंखला, स्कॉलर चैन, है ना। अगला पॉइंट क्या हो गया, अगला प्रिंसिपल है स्कॉलर चैन, सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला का क्या मतलब हो भाई, देखो उच्चतम पद और निम्नतम पद तक की औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला बोला जाता है ना। ये तो हो गए उच्च पद वाला, और ये क्या हो गए, निम्न पद वाले एम्प्लॉय या मैनेजर्स। ओके, तो ये क्या है, एक श्रृंखला है कि भाई ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, है ना। और वापस ये इसको फीडबैक देगा, ये इसको रिपोर्टिंग करेगा, इसको रिपोर्टिंग करेगा, इसको करेगा, ये इसको करेगा, है ना। वापस अगर ये, अब यूं नहीं है कि ये समान वाला है तो ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, ऐसा नहीं है ना। ये इसको रिपोर्टिंग करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। वापस ये इसको कमांड देंगे, ये इसको कमांड देंगे, ये इसको, ऐसे इस तरीके से। इसी को क्या बोलते हैं, एक स्कॉलर चैन बोला जाता है। क्लियर, चलो संगठनों में अधिकार और संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए। अगर आपको स्कॉलर चैन सोपान श्रृंखला के बारे में पूछे तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इस टाइप से 2 लाइनें खींच दो, है ना। और वापस ऊपर एक मैनेजर हो गया, इधर वाली श्रृंखला एक हो गई, इधर वाली श्रृंखला एक हो गई, है ना, एक चैन के रूप में। ओके, ऊपर से नीचे तक हो और उसी के अनुसार प्रबंधक और अधीनस्थ होने चाहिए। इस श्रृंखला का उपयोग करने से संगठन में आदेश की एकता बनती है। आदेश की एकता, भाई आदेश अभी अपन ने पढ़ा था, आदेश की एकता। तो अब देखो ये पी है, इसको डिसीजन कौन, मतलब ऑर्डर कौन देगा, सिर्फ ये ओ दे सकता है। कौन दे सकता है, ओ को कौन दे सकता है, सिर्फ एन।
N को कौन देगा M, M को कौन देगा L, और L को कौन देगा A। आगे समझ में? तो देखो एम्प्लॉयज तो खूब हो गए, मैनेजर्स तो खूब हो गए, लेकिन P को अगर डिसीजन देने की बात होगी तो P को ऑर्डर देने की बात होगी तो कौन देगा, O देगा, है ना। और P रिपोर्टिंग, निर्देश की एकता का मतलब हाँ भाई आदेश की एकता, ये आदेश एक जने से लेगा और निर्देश भी एक जने को देगा, ये है ना, ये ओ ये एक जने को निर्देश देगा। आगे समझ में? आदेश की और एकता यहाँ पे लागू होती है। दोहरे आदेशों को भ्रम से छुटकारा मिलता है। क्या होता है? ये एक जो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है उससे छुटकारा मिलता है। इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर एक स्तर पर कार्यरत कर्मचारी समतल पट्टी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। भाई अगर जरूरी है तो ये इससे संपर्क कर सकता है, अगर जरूरी है तो ये आपस में संपर्क कर सकते हैं, ये आपस में संपर्क कर सकते हैं ना, जरूरी हो तो, लेकिन एक दूसरे को निर्देश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते। ओके चलो, तो ये हो गई सोपान श्रृंखला। अब अगली हो गई व्यवस्था या ऑर्डर्स। सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए, और देखो सही व्यक्ति सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु का सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। यूं नहीं है कि भाई कोई चीज आपको चाहिए तो आप उसको ढूंढते रहो, घंटे भर ढूंढो, पूरे दिन ढूंढो, लेकिन चीज नहीं मिले। तो सही व्यक्ति को सही काम पे लगाओ, और दूसरा सही वस्तु को सही स्थान पर रख दो, है ना। तो ये क्या होगी, एक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, फिर समता, इक्विटी होनी चाहिए। ये क्या होता है? प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रति व्यवहार में यह सिद्धांत दया भाव और न्याय पर जोर देता है। सब में क्या होनी चाहिए भी? समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, दया भाव और न्याय पर जोर देता है। प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। जो मैनेजर होते हैं ना, उनको जाति धर्म या कोई लिंग, है ना, उसके अनुसार कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। ओके, फिर कर्मचारियों की उपयुक्तता, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, कर्मचारियों को चयन और नियुक्ति उचित और कठोर प्रक्रिया के द्वारा की जानी चाहिए। नियुक्ति कैसी होनी चाहिए? एक उचित और कठोर प्रक्रिया के द्वारा, मतलब इंटरव्यू होना चाहिए, सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए, लेकिन चयन होने के पश्चात भाई आपने अच्छे से देख लिया, स्किल्स देख ली, फिर चयन होने के पश्चात उन्हें न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। यूं नहीं है कि भाई आपने महीने भर देख लिया, महीने भर काम ढंग से नहीं कर रहा तो निकाल दिया बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो न्यूनतम निर्धारित अवधि तक उनको देखना चाहिए, बार बार उसको 2 बार 3 बार मौका देना चाहिए। कभी अब की बार तुमने काम ढंग से नहीं किया, लेकिन हम एक मौका दे रहे हैं, अब की बार भी नहीं करेगा तो एक और देंगे। इस टाइप से जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ना, बिजनेस सेक्टर होता है, उसमें अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो आपका 3 महीने का एक नोटिस पीरियड होता है। 3 महीने आपको चांस देंगे, फिर भी अगर नहीं कर रहे हो, पूरे ढीठ होके बैठ गए, फिर 3 महीने के बाद में आपको निकाला जा सकता है ना। यूं नहीं है कि कल आप आए और ऑफिस में बोल दिया भाई कल से मत आना, ऐसा नहीं होगा, है ना, अगर आप अच्छी कंपनी में कर रहे हो। ओके चलो, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। उन्हें बार बार पद से नहीं हटाना चाहिए। उन्हें कार्य की सुरक्षा का विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि भाई तुम यहाँ पे काम करोगे तो तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी सुरक्षा की या तुम्हारे जो फ्यूचर है उसकी गारंटी हमारी है ना, उनका अधिकतम योगदान मिल सके। ओके, फिर पहल क्षमता होनी चाहिए, इनिशिएटिव्स, है ना, पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। ये क्या होता है? स्वयं अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन की दिशा में पहला कदम उठाना। कर्मचारियों को सभी स्तर पर संबंधित कार्य के बारे में पहल करने की अनुमति होनी चाहिए। भाई आप हर व्यक्ति, कोई आपको अच्छा कोई सुझाव दे रहा, कोई एम्प्लॉइज है या कोई वर्कर है, कोई अच्छा सुझाव दे रहे, आप उनको चुप करा देते हो, तुझे नहीं पता चलता भाई, डिसीजन तेरे से नहीं होते है ना। अगर कोई अच्छा आपको सुझाव दे रहा तो उसकी भी बात सुननी चाहिए। क्या होना चाहिए? उसकी भी बात सुननी चाहिए, इससे वे प्रेरित और संतुष्ट होते हैं। अगर आप किसी की बात नहीं सुनोगे, सिर्फ अपनी अपनी चलाओगे, तो उससे वो असंतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप उनसे पूछोगे आप भाई ये चेंजेस करना है, इस ढंग से अपन को काम करना है, आपका कोई सुझाव हो तो बताओ, अच्छा सुझाव लगेगा तो हम अपनाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? वो मोटिवेट होते रहेंगे। और लास्ट प्रिंसिपल क्या हो गया भाई? सहयोग की भावना होनी चाहिए। क्या है? स्प्रेड द कॉप्स, है ना, सहयोग की भावना होनी चाहिए। मैनेजर में भी सहयोग की भावना होनी चाहिए और कर्मचारियों में भी सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर मैनेजर प्रॉब्लम में है तो कर्मचारी उसका सहयोग करेंगे, अगर कर्मचारी किसी प्रॉब्लम में है तो मैनेजर सहयोग करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से काम में एक तालमेल बना रहेगा। तो बच्चों ये अपन ने क्या पढ़ लिया?
14 प्रिंसिपल किसके? हेनरी फयोल के। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक वार्षिक में पक्का आएगा ये। आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर बताइए। आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर बताना। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, है ना। अभी मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया, यूनिटी ऑफ एक्शंस क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस क्या होता है। आदेश की एकता मतलब ऊपर से एक जना आदेश देता है तो आप कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी, और निर्देश दे रहे हो तो आप सेम जो ग्रुप के जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है उनको निर्देश दे सकते हो, है ना। आप दूसरे डिपार्टमेंट जाके निर्देश नहीं दे सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आदेश की एकता के बारे में देखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो किसी भी अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होंगे। आदेश की एकता है तो एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए और उसी के प्रति उत्तरदायित्व होने चाहिए। मतलब खूब सारे बॉस नहीं होने चाहिए, हर एम्प्लॉयज का एक ही बॉस होना चाहिए, है ना। तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। निर्देश की एकता का क्या मतलब हो गया? निर्देश समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक ही अध्यक्ष होगा और एक योजना अधिकारी होना चाहिए। ओके, फिर लक्ष्य क्या होता है भाई आदेश की एकता का? यह दोहरी अधीन स्थिति को रोकता है, मतलब दोहराव, है ना, डुप्लीकेसी को रोकता है ना। यह क्रियाओं के एक दूसरे को आच्छादन ओवरलैपिंग को रोकता है ना। क्रियाओं की ओवरलैपिंग को रोकता है। इसका प्रभाव क्या होता है? यह कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। आदेश की एकता कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है और निर्देश की एकता ये पूरे संगठन को प्रभावित करता है। आगे अभी समझ में बिल्कुल इजी है, इनको आपको याद रखना है ना। इस स्क्रीनशॉट को पीडीएफ भी मैं बता दूंगा। पीडीएफ आप अपने जो ग्रुप का चैनल है समर्पण एजुकेशन हम टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, है ना। लेकिन इन चीजों को समझना है बार बार। इस पीडीएफ को, ये कितने छोटे छोटे 30 पेज है, इसमें आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, है ना। तो एग्जाम के टाइम में इस पीडीएफ को या अपने नोट्स बना लेना, उसको बार बार पढ़ना है। ओके, चलो ये हो गया हेनरी फयोल के बारे में। अब अपन बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब के बारे में, है ना। अब किसके बारे में बात करेंगे? एफ.डब्ल्यू. टेलर। कौन थे एफ.डब्ल्यू. टेलर? उनकी क्या जीवनी थी, क्या किया था उन्होंने, तो उसके बारे में बात करेंगे, है ना। चलो, तो इनका जीवन क्या था? वो थे 1841, ये 1856 से 1915 तक, लगभग सेम इनका टाइम पीरियड था, सेम ड्यूरेशन था, ठीक है। फिर ये क्या थे? इनका प्रोफेशन क्या था? ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, है ना। और शिक्षा क्या ली थी इन्होंने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी। पद किस पद पे रहते हैं? 1884 में मिड वैली स्टील कंपनी में, एक स्टील कंपनी थी, उसमें ये कार्यकारी अधिकारी बने थे। क्या थे ये? कार्यकारी अधिकारी बने थे। फिर 1900 में क्या था इन्होंने? डॉर्थमाउथ कॉलेज में स्थापित टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर रहे। एक स्कूल ऑफ बिजनेस था, उसमें प्रोफेसर रहे थे। फिर 1906 से 1907 तक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के प्रधान रहते हैं। उस कंपनी के, मतलब उस कॉलेज के हेड रहते हैं, है ना। लेखन क्या किया था उन्होंने? 1911 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बुक ये किसने लिखी थी? ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लिखी थी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक किसे माना जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को माना जाता है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, में प्रकाशित लेख में उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की थी, शॉप फ्लोर। ओके, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है भाई? एफ.डब्ल्यू. टेलर है। ओके, चलो अब बात करते हैं योगदान। इनके योगदान क्या कहते हैं? तो विभिन्न प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित किया, खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए और वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित किया था। उन्होंने अंगूठे के नियम, ये अपन ने पढ़ा था, जब पढ़ा था, एक अंगूठा टेक नियम था, उसको अपनाने के बजाय वैज्ञानिक और व्यवस्थित नियमों को पर बल दिया था। क्या बल दिया था? कि भाई हर जैसे नियम मत अपनाओ, एक वैलिड जो साइंटिफिक जो रूल्स होते हैं, है ना, साइंटिफिक प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, उनको अपनाओ। इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रटना है आपको। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन होता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से
वैज्ञानिक प्रबंध ठीक से ये जानने की कला है कि आप अपने कर्मचारियों को क्या करवाना चाहते हो। ये क्या जानने की कला है भाई? वैज्ञानिक प्रबंध अपने कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हो और कैसे कार्य को सर्वोत्तम और न्यूनतम लागत पर कर सकते हैं। क्या करवाना है और कैसे करवाना है, सर्वोत्तम और न्यूनतम लागत पर कैसे करवाना है, ये जानने की कला क्या होती है? वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। ओके, चलो अब बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। एफ.डब्ल्यू. टेलर के कौन कौन से सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है ये विज्ञान की पद्धति है, ना कि अंगूठा टेक शासन या अंगूठा टेक नियम। इट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या है भाई? ये साइंस है, ना कि रूल ऑफ थंब है ना। एक तो क्या है, आप अंगूठा लगा रहे हो तो अंगूठा तो कोई भी लगा देगा, लेकिन आपका एक अच्छा से सिग्नेचर है तो वो क्या हो गया? साइंटिफिक हो गया, है ना। उसकी कॉपी बहुत मुश्किल से की जा सकती है, वैसे तो खूब हो सकते हैं, लेकिन एक तो साइंटिफिक नियम हो गया, एक आप यूं ही कोई अंधविश्वास से कार्य कर रहे हो, है ना। चलो, तो पहला क्या हो गया? जब एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में बात होगी तो ये क्या है? ये एक साइंस है, ना कि अंगूठा टेक नियम है। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। किस पे आधारित होने चाहिए? तथ्यों पर, ना कि अंगूठा टेक नियमों पर। अंगूठा टेक नियम का मतलब होता है अंधविश्वास, अपने अपने नियम, है ना। चलो, हमें नई तकनीकों को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, जो काम को बहुत आसान, सरल और तेज बनाता है। क्या करना चाहिए हमें? नई तकनीकी न्यू टेक्निक्स होती है उनको विकसित करना चाहिए और लगातार प्रयास करने चाहिए, जो काम को बहुत सरल, काम को क्या बनाता है? एक तो सरल बनाता है, आसान बनाता है और तेज बनाता है। आगे अभी समझ में? तो इन प्रिंसिपल से क्या होता है? अपने काम सरल होते, आसान होते और तेज बनते। ओके, फिर अगला है सहयोग की भावना होनी चाहिए, ना कि टकराव की भावना चाहिए, है नहीं। क्या होना चाहिए? सहयोग, ना कि टकराव की भावना। हार्मनी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध और श्रमिकों में विश्वास और समझदारी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भी? एक दूसरे में एक तो विश्वास की भावना होनी चाहिए और समझदारी की भावना होनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ओके, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य कर सके। भाई पॉजिटिव अगर सोच नहीं होगी आपकी तो क्या होगा? एक दूसरे को काटने में लगे रहेंगे, है ना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे। लेकिन अगर सहयोग की भावना होगी तो एक दूसरे को, भाई टीम वर्क क्या होता है? ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, अगर एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर चढ़ रहा है, ये वापस इसको नीचे लेके आ जाएगा, है ना। ये अगर ऊपर चढ़ने लगेगा, ये कंप्लेन करके नीचे लेके आ जाएगा। लेकिन तो क्या होगा? काफी टाइम बाद में देखोगे तो दोनों सेम कंडीशन में होंगे, सेम पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर सहयोग की भावना है ना, तो ये इसको सहयोग करके ऊपर पहुंचा रहा है, ये वापस इसका सहयोग करके इसको यहां से यहां पहुंचा रहा है ना। दूसरा वापस ये इसको यहां पहुंचा रहा, ये इसको यहां पहुंचा रहा। तो एक दूसरे के सहयोग से क्या होगा? अपने टारगेट भी पूरे होंगे, अपने जो अचीवमेंट है वो भी पूरे होंगे और संस्थागत जो लक्ष्य है उनको भी पूरा करेंगे, है ना। तो कैसी भावना होनी चाहिए? सहयोग की, ना कि टकराव की। ओके, पहला है वैज्ञानिक पद्धति है, ना कि अंगूठा टेक नियम है। फिर सहयोग की भावना होनी चाहिए, ना कि टकराव की भावना। सहयोग, ना कि व्यक्तिवाद। भाई व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवाद का क्या मतलब हुआ? मैं मैनेजर हूं, मेरे अंडर में ये 5 लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो व्यक्तिवाद का क्या मतलब हुआ? ये मेरा कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है तो मैं इसकी हर चीज में हेल्प कर रहा हूँ, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इसको हमेशा शाबाशी दे रहा हूँ। और बाकी सब जने अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको कभी भी हाँ भाई क्या हो गया, काम कर रहे हो, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ना। तो इनको कभी भी मोटिवेट नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इसी का ध्यान रखता हूँ। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाद हो गया। ओके, तो आपको हमेशा अगर मैनेजर हो आप तो सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, चलो, यह सहयोग न कि टकराव के सिद्धांत का विस्तार है। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग देना होना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। क्या समझना चाहिए भाई? दोनों को, मैनेजर को या एम्प्लॉय को, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। मैनेजर के बिना एम्प्लॉय अधूरा है, एम्प्लॉय के बिना मैनेजर अधूरा है। इसमें यह बताया गया कि श्रमिकों को रचनात्मक सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। उनकी प्रबंध में भागीदारी होनी चाहिए। हर एम्प्लॉयज की क्या होनी चाहिए? प्रबंध में भागीदारी होनी चाहिए। उनसे भी राय पूछनी चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए तो श्रमिकों के विचारों को पर भी विश्वास किया जाना चाहिए, है ना। श्रमिकों के जो विचार होते हैं उन पे भी विश्वास किया जाना चाहिए। ओके, फिर प्रत्येक व्यक्ति का उसकी
अधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास करना। भाई हर व्यक्ति उसकी पूरी जो उनकी एबिलिटी है, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, उनसे पूरा 100% काम लेना है ना, उसके लिए उनको विकसित करना। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, इसका तात्पर्य किसी संगठन के सभी व्यक्तियों की क्षमताओं के विकास के बाद उनके चयन और उनके स्वभाव और क्षमताओं के अनुकूल कार्य सौंपना है। इससे श्रमिकों के कौशल का पूरी तरह से संभव हद तक उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। हर व्यक्ति से अपन पूरा यूज ले सकते हैं। ओके, चलो फिर हाँ भाई, अब बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। भाई यहां तक क्या पढ़े थे अपन ने, ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, वैज्ञानिक प्रबंध की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्रियात्मक फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये क्या होता है भाई? चलो, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप का क्या मतलब है? यह एक तकनीक है जिसमें योजना और निष्पादन को अलग किया जाता तथा नियंत्रण हेतु 8 फोरमैन होने चाहिए, जिससे कि 4 योजना विभाग और 4 उत्पादन विभाग के अधीन होने चाहिए, जो सभी कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए इष्टतम कार्य कर सकेंगे, है ना। देखो, एक हो गया कारखाना प्रबंधक, कौन हो गया? एक मैनेजर हो गया, इसके अंडर में 2 अधिकारी हो गए, एक तो नियोजन अधिकारी प्लानिंग ऑफिसर, एक होता प्रोडक्शन ऑफिसर उत्पादन अधिकारी। वापस इनके अंडर में 4 एम्प्लॉयज हो गए, इनके अंडर में कौन हो गए? 4 एम्प्लॉयज हो गए। नियोजन प्लानिंग वाला क्या करेगा? इसके अंडर में एक तो निर्देश कार्ड क्लर्क हो गया, कार्यक्रम क्लर्क हो गया, समय और लागत क्लर्क हो गया, और एक अनुशासक हो गया। वापस इसके अंडर में 4 हो गया, एक तो गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। ठीक है, फिर वापस ये किनका ध्यान रखेंगे? ये सब श्रमिकों का ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक फॉर्मेनशिप। ओके, चलो फिर बात करते हैं अगली टेक्निक के बारे में, कार्य का प्रमापीकरण और सरलीकरण। क्या करेंगे भाई? कार्य को सिंपल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और एक स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, एक अच्छा स्टैंडर्ड का काम करेंगे। ओके, ये क्या होता है भाई? प्रमाणीकरण से अभिप्राय है, एक तो प्रमापीकरण और एक सरलीकरण। ठीक है, तो प्रमाणीकरण से अभिप्राय है प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारित करना, स्टैंडर्ड हमेशा निर्धारित करना। ठीक है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति और कार्य शर्तों का हो सकता है ना। यह मानक मानदंड होता है भाई, आप पता है, एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है। मानक क्या होता है भाई? देखो, एक तो होता है जैसे आपको एक हेलमेट लेना है, तो एक होता है लोकल हेलमेट, है ना, जो 100-150 रुपए में मिल जाएगा आपको कहीं पे भी। लेकिन इसमें जो नॉर्म्स होते हैं, सुरक्षा के जो सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं ना। बस आपने पहन लिया सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये आपको बचाएंगे नहीं, उल्टा आपको क्या करेंगे? ये चोट पहुंचाएंगे। लेकिन एक अगर आपने अच्छे स्टैंडर्ड का, अच्छे मानक का, सरकार क्या करती है? मानक निर्धारित करती है। तो अगर जैसे आपने नाम सुना होगा आईएसओ का अगर लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? अच्छे स्टैंडर्ड का है। ये थोड़ा महंगा होगा, अगर ये 100-150 मिल रहा है ना, तो ये 1000 रुपए में मिलेगा, लेकिन ये आपकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। अगर आपको चोट लग जाएगी, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सुरक्षा करेगा, है ना। चलो हाँ भाई, उत्पादन के दौरान जिनका पालन करना होता है, उत्पादन के दौरान इन स्टैंडर्ड का पालन करना होता है। इससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, सरलीकरण से उत्पादन की अनावश्यक अनगताओं को समाप्त किया जाता है। इससे श्रम, मशीन, उपकरणों की लागत में बचत होती है। आगे भी समझ में? चलो अगला है कार्य पद्धति अध्ययन, मेथड स्टडी, है ना। कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है। काम करने की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट टेक्निक कौन सी है, उसको ढूंढना है ना। इसका उद्देश्य एक ऐसी विधि का पता लगाना जिसके प्रयोग से उत्पादन लागत को न्यूनतम रखा जा सकता है एवं ग्राहक को
अधिक गुणवत्ता और संतुष्टि प्रदान किया जा सकता है। ग्राहक को क्या की जा सके, अच्छी गुणवत्ता, है ना, क्वालिटी और संतुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कस्टमर को। ओके, फिर गति अध्ययन, मोशन स्टडी, कार्य पद्धति मतलब मेथड की स्टडी करना, फिर मोशन की स्टडी करना। ये क्या होता है भाई, इसके अंतर्गत श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है ना, श्रमिक क्या कर रहे हैं उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ताकि अनावश्यक गतियों को कम करके समय की बर्बादी को कम किया जा सके, है ना, कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़े। फिर देखो, एक तो हो गया मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी, समय अध्ययन, है ना। यह तकनीक भलीभांति परिभाषित कार्यों को पूरा करने के लिए मानक समय का निर्धारण करता है। कार्य के प्रत्येक घटक के लिए समय मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। समय अध्ययन का उद्देश्य कार्मिकों की संख्या का निर्धारण, उपयुक्त प्रेरक योजनाओं को तैयार करना और श्रम लागत का निर्धारण करना, ठीक है। फिर फटीग स्टडी, थकान अध्ययन, है ना। थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आराम के अंतराल की अवधि और बारंबारता का निर्धारण है। भाई यूं नहीं है कि भाई आपके टारगेट पूरे करने तो आप 12-12 घंटे कंटिन्यू काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉइज में बीच बीच में अगर एम्प्लॉय थक रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। चलो, फिर विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यह मजदूरी भुगतान की ऐसी विधि है जिसमें श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है। भाई जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मानक स्तर तक या अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक और मानक स्तर के से कार्य करने वाले श्रमिकों को कम पारिश्रमिक मिलता है। भाई जो जितना काम करेगा उतना उसको पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। ओके, चलो भाई, ठीक है, ये हो गए टेक्निक्स। अब वापस बात करते हैं फेयोल वर्सेस टेलर, है ना। फेयोल बनाम टेलर दोनों में तुलना करते हैं, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में और इनके प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले परिवेक्ष स्तर, हेनरी फेयोल, है ना। तो हेनरी फेयोल ने जो सिद्धांत दिए थे 14 सिद्धांत, ठीक है, तो वो प्रबंध के उच्चतम फर्शीय स्तर, जो प्रबंध का उच्चतम स्तर होता है ना, उसके लिए उपयोगी होते हैं ना। और जो एफडब्ल्यू टेलर के जो सिद्धांत है वो कारखाने से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर आदेश की एकता, ये क्या होता है, कट्टर पक्षधर होता है। क्या होता है आदेश की एकता के, ये हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत कट्टर पक्षधर है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। एफडब्ल्यू टेलर के सिद्धांतों में इसको आदेश की एकता को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि यह कार्यात्मक फॉर्मेनशिप में एक श्रमिक 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करता है। आपने पढ़ा था भी कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, तो उसमें क्या करता है, एक श्रमिक 8 अलग अलग विशेषज्ञों से, है ना, उनसे हाँ भाई, तो ये क्या करता है, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का क्या मतलब हुआ, एक जो एम्प्लॉयज था वो अलग अलग 8 जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे क्या करता है, आदेश प्राप्त करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कट्टर पक्षधर है आदेश की एकता के। फिर प्रयोजनीयता, ये सार्वभौमिक उपयोगिता होती है। इसमें जो 14 सिद्धांत है वो हर जगह काम में ले सकते हैं, लेकिन ये विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। एफडब्ल्यू टेलर के जो मैनेजमेंट के सिद्धांत है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत है, वो विशिष्ट स्थितियों में उपयोग होते हैं, लेकिन ये हर जगह उपयुक्त होते हैं। रचना का आधार क्या है भाई, व्यक्तिगत अनुभव परीक्षण हो गया, और इसका मतलब ये अवलोकन करना होता है। फिर फोकस किस पे होता है, कुल प्रशासन में सुधार लाना, जो पूरी प्रशासन है उसमें सुधार लाना इसका टारगेट होता है हेनरी फेयोल का। लेकिन इसका एफडब्ल्यू टेलर का क्या टारगेट होता है, उत्पादकता में वृद्धि करना। इसका क्या मतलब है, उत्पादकता, सिर्फ उत्पादनता में वृद्धि करना, लेकिन ये हर चीज में सुधार लाना इसका टारगेट होता है, ठीक है। फिर व्यक्तित्व, ये क्रियान्वयक होते हैं और ये वैज्ञानिक होते हैं। ओके, फिर अभिव्यक्ति सिद्धांत, प्रशासन के सामान्य प्रबंध, है ना, और ये वैज्ञानिक। तो ये अपन ने बात कर ली हेनरी फेयोल के सिद्धांत कैसे होते हैं, उनकी क्या थ्योरी होती है, और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में उनके सिद्धांत की क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो दोनों की इंपॉर्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, कि हेनरी फेयोल के सिद्धांत और एफडब्ल्यू टेलर के सिद्धांतों की आपस में तुलना कीजिए, है ना, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो बच्चों इसी प्रकार अपन ने पूरे दोनों जो चैप्टर है आपके, फर्स्ट चैप्टर कौन सा,
चैप्टर फर्स्ट हो गया आपका नेचर एंड इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति और महत्व। फर्स्ट चैप्टर ये हो गया आपका। इसकी अपन ने पूरा रिवीजन किया है, ठीक है। एक एक मैंने कोशिश की है कि भाई बुक का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, बुक का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, और शॉर्ट में उनको सबको आपको रिवाइज करना है ना। और फिर दूसरा आपका क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। तो इन दोनों चैप्टर्स के बारे में अपन ने रिवीजन कर लिया। मेरे अनुसार किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया, हर पॉइंट को वापस मैंने टच कर लिया। क्लियर? तो ठीक है भाई, तो मेरी कोशिश है कि भाई इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी इन दोनों चैप्टर को, आज की क्लास को अगर जल्दी जल्दी भी देख लेते हो, तो इन दोनों चैप्टर में से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है ना। और अगर इसके बाद में अपन तीसरा और चौथा चैप्टर का रिवीजन करेंगे, है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का एक साथ में रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस सेशन को भी आप अच्छे से फुल इंटरेस्ट के साथ में ज्वाइन करेंगे, है ना। ये सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से आप इसको देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। 1 घंटे का वीडियो अगर आप स्पीड में भी देखोगे, एग्जाम से पहले अगर आप स्पीड में 2 बार देख लिया आपने, अगर 2x करके या 1.5x करके, अगर 2 बार इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया, तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। बार बार आपको बुक पढ़ने की या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने आधे घंटे इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लिया, तो ये दोनों चैप्टर आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएंगे। क्लियर? चलो, तो इसी के साथ इस रिवीजन सेशन को, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को यहीं पे खत्म करते, पूर्ण विराम देते। उम्मीद करता हूं मेरा जो ये छोटी सी कोशिश है वो आपके हेल्पफुल साबित होगी, आप इसको पसंद करेंगे, है ना। अपने कोई कॉमर्स के कोई फ्रेंड्स है, उनके साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो समर्पण एजुकेशन हब का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, उस पर सब नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, ओके। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, वापस अगले सेशन में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।